अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आज खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया गया, उन्हें ब्रीफिंग दी गई जितने नुकसानात हुए वहाँ पर। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे अपोजिशन जमातों की जानिब से मुखालिफत की गई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ऐवान बाला में इंसदाद दहशत गर्दी का एक बिल पेश किया गया और उसकी भरपूर मुखालिफत सामने आई, ख़ासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत खियलदास कोहिस्तानी साहब। खियलदास कोहिस्तानी साहब, बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर उन्होंने इमदादी चेक्स भी आज तकसीम किए हैं। फील्ड मार्शल भी उनके हमरा थे और उनकी जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी तारीफ़ की गई। ये तारीफ़ तो की गई उनकी जानिब से, लेकिन आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कोई पैकेज का ऐलान हो सकता है वज़ीर आज़म की जानिब से? देखें, जब से ये KPK में सूरत-ए-हाल हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास बुलाए और उसके अलावा NDMA के यहाँ जाकर वो ब्रीफिंग भी लेते रहे। इसी तरह हमारे पाक अफवाज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे या जो सड़कों पे रास्ते बंद थे वहाँ पे जो रिलीफ दिया है मेडिकल के हवाले से, ज़िंदगियाँ बचाने के हवाले से, तो ये मैं समझता हूँ जो वफाक का जो किरदार है या वफाक की जो ज़िम्मेवारी है, KPK भी हमारा सूबा है, हमारा सियासी मुखालफत अपनी जगह, मगर मुश्किल की इस घड़ी में, मुसीबत की इस घड़ी में पूरी कौम जो है एक है। और मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी कई दिनों से उस पर जो है रिलीफ़ के हवाले से उन्होंने इक़दामात किए, या हुकूमत के साथ आज जो वज़ीर आज़म के साथ उनका दौरा है या वहाँ मौजूद है, चेक्स भी तकसीम किए गए हैं, इक़दामात किए गए हैं, ब्रीफिंग ली गई है, सूरत-ए-हाल को देखा गया है। तो जो बात आप कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर की तारीफ़ की है, देखें हमारी लीडरशिप जो है, खुसूसन हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त एक अहम मुल्क के ओहदे पे मनसब पे बैठे हुए हैं, उन्होंने हमेशा ज़िम्मेवारी से बात की है। इनकी तरफ से सियासी मुखालफत की होने के बावजूद जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर ज़ाहिर वज़ीर आज़म एक बड़ा ओहदा है। वज़ीर आज़म ने सूबे की आवाम के बेहतरी के लिए या उनको रिलीफ देने के लिए अपनी 100 सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह रख के जो अपना किरदार है वो अदा किया है। तो मैं समझता हूँ ये एक सबकी ज़िम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत की भी जो ज़िम्मेवारी है वो अदा कर रही है, अफसरान जो है या पुलिस है वहाँ की उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, कर रहे हैं। इसी तरह हमने वफाक ने भी ये किया है अपना। खियलदास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ख़िताब भी किया गया, तकरीब का इनेकाद किया गया था, उसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी एक बड़ी वजह जो है टिम्बर माफिया है, गैर कानूनी कब्ज़े हैं और माइनिंग सरगर्मियाँ जो इस वक्त वहाँ पर जारी हैं, उसकी वजह से जो मौजूदा सूरत हाल है उसका हम सामना कर रहे हैं और उसके लिए एक तहरीक चलाने की भी उन्होंने बात की। तो क्या इस तहरीक में जो है वो बातचीत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत से? देखिए, जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है, हमारे वफाक और सूबे मिलकर उसको हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए या उसको जो है उनको कमज़ोर किया जाए, उसको दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। तो वफाक हमेशा सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर चलती है। अब 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई मामलात हैं कई जो उनकी गवर्नेंस के इशू है। वफाक ने सूबाई खुद मुख्तियारी दी है 18वीं तरमीम में, मगर मैं समझता हूँ एज पाकिस्तानी या मैं एक शहरी के हैसियत से समझता हूँ कि जो समरात 18 अमेंडमेंट के साथ के बायस सूबों को मिलने चाहिए, जिस सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं है, जिस सूबे में जिस तरह देखें ना PTI की यहाँ से 12-13 साल से हुकूमत है और ये टिम्बर माफिया हो या जो आपने देखा, ये एक तो कुदरती आफात है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई हुकूमत रोक नहीं सकती। क्लाउड बस्ट है, एक बस्ट KPK हुकूमत का भी है जो जिसमें मिलिट्री मंसूबा, उसमें करप्शन,
दरख्त को जो थे उसको काटना, पहाड़ों को काटना, जो रास्ते जो कुदरती रास्ते जो पानी के उनको कब्ज़े करना, ये सूबाई हुकूमतों का काम है। और जब ये काम नहीं होते हैं, ये जब जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, या गवर्नेंस नहीं है, या कानून की रिट नहीं है, या करप्शन है, तो इस किस्म के नुकसानात कौम को उठाने पड़ते हैं। देखें कितने हमारे 700 से ज़्यादा हमारे जो शहरी है KPK में सूबाई जो सूबे में वो उसका कीमती जानें उनकी गई है। तो ये हमारा बड़ा कौमी नुकसान है। इसको गवर्नेंस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सही कहा है, जहाँ पे KPK को वफाक से किसी भी वसाइल की ज़रूरत होगी, इसके जो जिनकी निशानदेही वज़ीर आज़म ने की है, जिनकी बात की है, उसमें उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि जहाँ पे मेरी वफाक की, जहाँ पे मेरी आपको वसाइल या सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं वफाक भी आपकी देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कितना सपोर्ट किया जाता है सूबाई हुकूमत को। खेलदास कोहिस्तानी साहब, अब मैं बात करना चाहूँगा, गुज़िश्ता रोज़ ऐवान बाला में हमने देखा कि इंसदाद दहशतगर्दी का बिल मंजूर किया गया और अपोजिशन की जानिब से उसकी भरपूर मुखालफत की गई, ख़ासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भरपूर मुखालफत की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुखालफत की गई और वो वॉकआउट भी कर गए ऐवान से। ये बिल क्यों ज़रूरी है, क्या समझते हैं आप? देखें, आपको याद होगा 2013 से पहले भी पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी। हमने ज़रब अज़ब का आगाज़ किया, हमने कराची टारगेट ऑपरेशन का आगाज़ किया, उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बना, हमने कानून साजी करके दी और उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। आपने देखा कि दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, कराची में अमन आ गया। तो ये अगर देखें ना, कानून जो होते हैं वो बेहतरी के लिए होते हैं। कानून में तब्दीली करना या कानून में कोई जिस तरह ये आप आज समझते नहीं है, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है या KPK में या कराची में कहीं पे भी अगर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है। तो जो लोग इसमें इस एक्टिविटी में शामिल हैं, जो नज़र नहीं आते हैं मगर उनका बड़ा दहशतगर्दी में वो जो है इस्तेमाल होते हैं या उन के पास इंफॉर्मेशन होती है, तो जो हमारे इदारे हैं उनको किस तरह ज़ाहिर मैं तो एज ए भी समझता हूँ कि इससे जो मिसिंग पर्सन है ये मामला भी हल हो जाएगा, जिसमें कई हम भी कहते हैं कि हकीकी तौर पे वो लोग शामिल है, फिर उनको मिसिंग पर्सन कार्ड पे जो है रिलीफ मिल जाता है। इस हवाले से बिल्कुल MKM के रहनुमा फैसल सब्ज़ारी की जानिब से भी जो है वो ऐवान में बात की गई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कानून बेहतरी के लिए, ये दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, ये जो मुल्क दुश्मन लोग हैं या जो लोग इस एक्टिविटी में शामिल है जिससे हमारा कौमी नुकसान होता है, हमारे पब्लिक का नुकसान होता है, हमारे अफवाजों का, हमारे पुलिस का, हमारे फोर्सेस का जो नुकसान होता है, उससे हमें बचा जा सकते हैं। कानून जो है वो पहले भी ये कानून था, अभी ये 3 साल के लिए, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे या ये 3 साल के बाद ये कानून जो है ये फिर। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ऑपोजिशन ये कहती है कि ये सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। मुझे पता है इन्होंने पीका एक्ट खुद PTI लाना चाह रही थी और बड़ा इससे भी सख्त था। हमने पीका एक्ट लाया। क्या पीका एक्ट में कोई गलत इस्तेमाल हुआ है? हरगिज़ नहीं। जो भी शख्स, और ये जोड़ा जाता है मखसूस तबके से, जैसे कहा जाता है कि ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है। भाई पीका एक्ट में वो लोग आएंगे जो फेक न्यूज़ है, जो इंतशार फैलाता है, जो झूठ फैलाता है, जिससे मुल्क की सलामती को ख़तरा होता है। तो इस किस्म की जो उसमें कोई भी, मैं भी अगर कोई इस तरह का काम करता हूँ पीका एक्ट में आ सकता हूँ, और कोई आप भी आ सकते हैं, कोई और भी तबका आ सकता है। तो ये एक अपोजिशन को ये खौफ आना कि ये एक हमारे खिलाफ कानून इस्तेमाल होगा या ये किसी अपोजिशन को सियासत के लिए इस्तेमाल होगा, तो हरगिज़ नहीं, किसी भी सूरत में सियासत के लिए ये इस्तेमाल कोई भी कानून नहीं। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की जानिब से बड़ी मुखालफत की गई इस बिल की। उन्होंने कहा कि कमेटी में भेज देना चाहिए था, वहाँ पर इस पर गौर ख्वाज होता, बहस होती, डायरेक्ट पास करने के लिए आप ऐवान में ले आए। देखें, नेशनल असम्बली से ये बिल हमने पहले पास किया था, सेनेट में ये बिल आया है। मैं समझता हूँ कोई भी बिल पास करने का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट का है।
अक्सरियत की बुनियाद पे के जो तरामी में या जो बिल होता है पास होता है वो अक्सरियत की बुनियाद पे, यही डेमोक्रेसी है। इसमें कोई गैर जमहूरी अमल नहीं हुआ है, कोई गैर आइनी काम नहीं हुआ है। आइन के मुताबिक जो बिल कहता है आइन उस तरह सेनेट ने पास कर दिया है। सेनेट का जो चेयरमैन है उन्होंने मंजूरी दे दी है, अक्सरियत उनके साथ थी। अक्सरियत जिसके साथ होती है वही जमहूरियत है। तो इसमें आप इख्तिलाफ राय रखते हैं, ये आपका नुक्ता नज़र है, आप बिल्कुल रखें, कोई बात नहीं। मगर मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अक्सरियत ने, नेशनल असम्बली और बाला ऐवान हो, इस बिल को पास किया है, इस बिल को सपोर्ट किया है और इत्तेफाक राय से किया है। सर, इत्तेफाक राय की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इब्तिदा में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था नवीद कमर साहब की जानिब से। फिर उन्होंने वोट भी दिया। जी, वोट तो दिया उन्होंने भी किया, सेनेट में भी किया, नेशनल असेंबली में भी सपोर्ट किया गया और उनकी जो उनकी राय थी उनको शामिल भी किया गया। लेकिन इस की बात की हुकूमत किस तरह ज़मानत देगी कि इंसदाद दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की रियासत का केस था 9 मई, आपका और मेरा 25 करोड़ अवाम का केस था। ये उसमें कितने साल लगे हैं हमें जो मुजरिम थे सज़ा देने में? जो हकीकी लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, वो उसमें भी आज़ाद हो रहे हैं। कोई भी कानून है, अदालतें हैं, आइन है, कानून है, उस तरह कोई किसी पे नहीं कर सकता। इस तरह की बात नहीं है कि आप मेरे मुखालिफ हो, मैंने आपके इल्ज़ाम लगाकर आपको ये उसके कानून का शिकार कर लिया। कानून बनता ही है गैर कानूनी काम को रोकने के लिए और कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। लेकिन सर, हमने माजी में देखा है और अपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि हमारे खिलाफ कवानीन का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे कोई हवाला दे दें, कौन से कवानीन हमने बनाए, किसके खिलाफ इस्तेमाल हो? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। ये ज़रूर होता है, देखें, इंतकाम जिस तरह PTI ने हमसे लिया, आपने देखा कि झूठे केसेस बनाए। हुकूमत जो होती है वो ताकतवर होती है, वो चाहे तो बकरी के केस में भी किसी को अंदर कर सकती है। माजी में हुआ नहीं है इस मुल्क में। तो वो चाहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब को हीरोइन के झूठे केस में इमरान खान ने गिरफ्तार कराया, जिस तरह ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की, जिस तरह एहसन इकबाल पे, जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे, जिस तरह हमजा शहबाज पे, मैं कितने नाम, साद रफ़ी पे, सारे झूठे केसेस इन्होंने बनाए। क्या साबित हुआ? नहीं हुआ। वो वक्त के हुक्मरान थे, फ़िरौन बन के बैठे हुए थे। वो चाहते थे कोई अपोजिशन में बात करने वाला ना हो। मैं नेशनल असम्बली का उस वक्त भी मेंबर था, हमारी पूरी सीनियर क़यादत जेलों में थी। अपोजिशन लीडर से लेकर हमारी जो फर्स्ट लेयर की जो हमारी लीडरशिप थी, सब जेल में डाल दिए। वजह एक ही थी, ये बात ना करें, ये असम्बली में कोई आवाज़ ना उठाए। तो ये देखें, ये हमने देखे हैं फ़िरौन, ये हमने देखे हैं किस तरह नवाज शरीफ साहब पे जो है हाईजैकिंग का केस बनाया जाता है, कभी नायल कर दिया जाता है, पनामा का बहाना बनाकर अकामा में निकाला जाता है। ये जिनको निशाना बनाना है, जिनको इंतकाम जिनसे लेना है, तो वो आपको तारीख निकाल लें। मगर ये हुकूमत, हमारी हुकूमत कोई भी हमने केस नहीं बनाया, कोई सियासी कैदी इस वक्त नहीं है। 9 मई वाले हैं, चोरी के केस में, अगर तोशाखाना केस में अगर इमरान खान बंद है, उसको तोशाखाना में सज़ा आई है। अगर और उनके केसेस हैं, उनको उसमें सफाई। शामून कुरैशी के 2 केसेस में वो बरी हो गए। और भी खेलदास कोहिस्तानी साहब, अब पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया गया कौमी असम्बली में बानी PTI की जानिब से। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या टफ टाइम मिलेगा? देखें, यही महमूद खान अचकज़ई है साहब हैं जो जब वो नवाज़ शरीफ के इत्तेहादी थे, नवाज़ शरीफ साहब के दोस्त थे, आज भी वो ज़ाती दोस्त हैं मगर इत्तेहादी नहीं है इस वक्त। तब ये इमरान खान जलसों में उनकी नकलें उतारते थे, उनकी तज़दीक करते थे। आपको याद होगा, अगर फुटेज है तो दिखाओ कौम को। आज वो जो है इनके साथ मिल गया है, इनको सपोर्ट कर रहा है। आज ये महमूद खान अचकज़ई
आइन का अलमबरदार भी हो गया, माजी में तो मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहती रही है, मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे के बारे में क्या कहती रही हैं, लेकिन साथ बैठ जाती हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमने जो है सियासी दुश्मनियाँ, हमने एक दूसरे के खिलाफ सब कुछ किया, मगर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद हमने सीखा है, मगर इमरान खान ने नहीं सीखा। ये वही शख्स है जिस परवेज़ इलाही को कहता था ये पंजाब का डाकू है, उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया। ये महमूद खान अचकज़ई के। दूसरी बात मुझे ये आप बताएं, पीटीआई के जो 92 है या 88 है, जितने भी एमएनए हैं आज़ाद शक्ल में, कोई इनको वफ़ादार नहीं नज़र आया। अली मोहम्मद साहब वफ़ादार नहीं है, आमिर डोगर वफ़ादार नहीं है, शहरियार आफरीदी वफ़ादार नहीं है, बैरिस्टर गोवर वफ़ादार नहीं है, जो शाहिद खटक वफ़ादार नहीं है, मरवत साहब वफ़ादार नहीं है। किसी को अपनी जमात से अपने जो उनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े उस पर एतबार नहीं है, कोई अहल नहीं है। जो कहते हैं कि हम बड़ी पार्टी है, किस तरह ये बड़ी पार्टी के बाद एक शख्स भी नहीं है। हमारे साथ खीलदास कोहली साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे इंसदाद दहशतगर्दी का बिल जो कि ऐवान बाला से मंजूर हुआ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इब्तिदा में उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, लेकिन बाद में नवीद कमर साहब की जानिब से जो तरमीम पेश की गई थी उसे मंजूर कर लिया गया, और फिर इस बिल के हक़ में वोट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शैला साहिबा, इस बिल पर तनकीद की जा रही है, ख़ासतौर पर अपोजिशन की जानिब से। आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए आप लोगों के इस बिल से? देखिए, हमारे जो सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इस बात पे थे कि बिल में 11 और टेट्रा ई, 11 टेट्रा ई जो क्लॉज है उसके 1 और 2 का मसला था। उसमें ये था कि जो बिल था उसमें ये था कि किसी की इत्तला पर, शुबे पर और किसी वजह से अगर किसी ने इत्तला दी हो, कोई शुबा हो, तो उसको शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन हमने इसमें जो है ना उसमें कहा कि मुनासिब जवाज होना चाहिए फिर अरेस्ट हो। मतलब मैंने इत्तला कर दी किसी की तो ये तो कोई बात नहीं हुई, या किसी को शुबा है मेरी एक्टिविटी पे तो शुबे की बुनियाद पर ना हो, या इस तरह से कोई बिल्कुल मुनासिब जवाज होना चाहिए, उसके बाद उठना चाहिए। तो ये एक हमारी तरफ से तरमीम की गई थी नवीद कमर साहब की तरफ से, और वो उसको एक्सेप्ट किया गया। क्या हुकूमत की जानिब से अब जमानत दी गई है कि ये कवानीन जो है इंसदाद दहशतगर्दी के किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे? देखिए, होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक शख्स की ये राइट है कि उसके साथ ज्यादती ना हो, और जब हम कहते हैं कि मुनासिब जवाज होना चाहिए, माकूल जवाज होना चाहिए, तो उसकी फिर बात है। और तहरीर पर, तकरीर पर पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो डिस्ट्रक्टिव हो, वतन के लिए गलत हो, वो फिर गद्दारी में आ जाती है ना, जिससे आपके यहाँ नेगेटिव जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो सर उठाने लगे या नेगेटिविटी आप फैलाएं। तो ये है। अब बाकी इंशाल्लाह हर एक को ये समझना चाहिए कि आज हम गलत काम करेंगे तो दूसरा कल गलत काम करेगा, और ये कोई छोटी बात नहीं होती कि किसी को उठा के आप गद्दारी लगा दें, टेररिस्ट लगा दें, ये छोटी बात नहीं होती है। तो बहुत सोच समझ के इस तरह की बातें करनी चाहिए। अच्छा शैला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक की बड़ी अलमबरदार रही है, तो आप क्या समझती हैं इससे इंसानी हुकूक तो मुतासर नहीं होंगे? देखिए, बात यह है कि बहुत सारी चीजें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, कहने को दिल भी नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त जो टेररिज्म का लेवल है, आप ये देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, चौकियों पे हमले, जवानों पे हमले, और इस तरह के कई, तो इस तरह के बहुत सारे दहशतगर्द भी पकड़े गए, लेकिन उनके कोई मुसद्दक़ा जो होती है ना एक बात, वो सबूत नहीं थे। तो एक तो हमारे जवानों की भी जिंदगी खतरे में आई, और फिर यह है कि बहुत से ऐसे थे कि उनकी सही से तहकीकात नहीं थी, वो छूट गए।
तो ये सब इस तरह की चीजें हैं कि जिन पे बैठ के बड़ा गौर करके पार्टी ने इस पर बात की है, इसको स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस किया गया है। फिर ये बात आई है कि ना तो किसी को हमने अपने इंतकाम में टेररिस्ट का लेवल लगाना है और ना ही किसी टेररिस्ट के साथ वो सलूक हो कि वो बाद में छूट जाए और फिर इंतकामी सलाहियत को मजीद आगे बढ़ाए। अच्छा शैला साहब, 27वीं तरमीम के हवाले से एक बार फिर बातें गर्दिश में हैं, लेकिन हम देख चुके हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से इस हवाले से बताया गया है कि इस तरह का कोई प्लान नहीं है। कि आप क्या समझती हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या 27वीं तरमीम आने को है? देखिए, जिस तरह इसहाक़ डार साहब ने कहा है, इसी तरह चेयरमैन बिलावल ने भी कहा है कि एज लीडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग की हुकूमत ने उनसे इस तरह की कोई ना उनको इशारा दिया है, ना इस तरह की बात कोई उनके इल्म में आई, और ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं। अच्छा शैला साहब, ये बताइएगा, नए सूबों की बातें भी बार बार सामने आ रही हैं, तो इस हवाले से कोई अमली इकदाम भी हो रहे हैं या नहीं हो रहा है? देखिए, बड़ी सीधी सी एक तरीका है आइन में कि जिस प्रोविंस में मजीद सूबे बनाए जाने हैं वहाँ पे एटलीस्ट 3 दफा वहाँ की असेंबली से ये करारदाद पास हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं होता। और बड़े उसमें वाज़ेह दलील हैं कि किन किन बुनियाद पर सूबे को बनाया जाना चाहिए। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर बनाया जाए, मैंने कहा ना कि उस असेंबली का राइट है कि वो इस रेजोल्यूशन को 2 से 3 मरतबा मंजूर करे और फिर उसके बाद इस पे काम होगा। तो अभी तक किसी असेंबली में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है सूबाई में। अच्छा शैला साहिबा, कराची के हवाले से बात करें, गुज़िश्ता रोज़ की बारिश आपने भी देखी होगी कराची में। शदीद बारिश के बाद सैलाब का मंजर पेश कर रही थी कराची की सड़कें, घरों में पानी दाखिल हो गया। सूबाई हुकूमत आपकी है, हम देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट आपकी है, लेकिन जो मसाइल हैं कराची के वो हल नहीं हो पा रहे, क्या वजह है? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे आपसे करनी है कि जो सुबह 7 बजे बारिश हुई उसका पानी क्लियर हो गया था, लेकिन 1 बजे जो हुई है तो वो 235 मिलीमीटर है किसी जगह पे इससे कम और इस तरह से है। तो ये वो बारिश है जो नॉन स्टॉप हुई, उसमें आप ड्यूरिंग द बारिश कोई रिलीफ नहीं दे सकते। अगर नाले खुले हुए ना होते तो ऐसा नहीं था कि फिर रात के 12 साढ़े 12 बजे तक पानी उतर जाता। पानी उतरा भी है। पाकिस्तान कराची जो है इसको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा कि देखिए, खानेवाल से कराची तक ये जो है मेरी टाइम ट्रॉपिकल डेजर्ट है। इधर चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, उसकी कैपेसिटी जो थी वो 10 मिलीमीटर की थी कि 10 मिलीमीटर तक हो सकती है, लेकिन इसको 40 मिलीमीटर तक बनाया गया था। अब जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इतनी बारिश थी कि 1-1 घंटे परवाज नहीं उतारी गई, दूसरी जगह पर एयरपोर्ट पे भेजा गया, तो वहां पे बारिश थी, नीचे गिरी तो हम गलत हो गए। तो बारिश बहुत ज्यादा हुई, इतनी कैपेसिटी नहीं है कराची की। लेकिन जहां तक आपने बात की कि हमारी हुकूमत है, बिल्कुल हमारी हुकूमत है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग हैं। चाराए फैसल, जैसे दरियाए फैसल कहा जा रहा था, वो कैंटोनमेंट के अंडर आता है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खुदे हुए गढ़े जो हैं उसकी जवाबदेह जमात इस्लामी है। और लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि नाले खुले हुए हैं, सही काम कर रहे हैं, वरना जितनी बारिश हुई है 5 घंटे लगते हैं पानी उतरने में, ये पानी ना उतरता। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। वक्त नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जुमान बानी PTI नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर दिया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बानी PTI नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नियाज़ी साहब, इस फैसले के बाद बानी PTI के क्या कोई पार्टी में किसी किस्म के कोई इख्तिलाफ़ात तो नहीं है? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं होता, क्योंकि जो भी फैसला होता है आखिर का जाके पैटर्न इन चीफ बानी PTI इमरान खान की करता है। और जब भी कोई लिस्ट गई, अगर पार्टी के अंदर कोई पॉलिटिकल इख्तलाफात भी हुए, क्योंकि हमारी एक बाकायदा एक प्रोसेस है, एक हमारा अपना पॉलिटिकल जो विंग है उसमें एक जो डील करता है पॉलिटिकल विंग को साथ कोर कमेटी होती है, तो ये बाकायदा फैसले हम भी करते हैं।
और उसके बाद अल्टीमेट जो फैसला होता है वो इमरान खान का ही होता है। और अगर उन्होंने किया, क्योंकि आपने देखा कि अचकज़ई साहब हमारे साथ चल रहे हैं, आईन तहफ़्फ़ुज़ में भी खान साहब ने कहा कि उस पार्टी को उनको कहा कि आप लीड करें। तो मेरा ख्याल है खान साहब के फैसले पे आज आपने उमर अयूब साहब का भी पेशावर से, वो अपने केस में थे, आपने इंटरव्यू सुन लिया, क्योंकि वहाँ उन्होंने गौहर साहब ने कहा कि हमने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे करवाया है। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्टीमेटली फ़ैसला जो खान साहब का होगा, हम पूरी पार्टी मनो अन उस फैसले को तस्लीम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कोई इख्तलाफ नहीं पार्टी के अंदर कहीं भी लेवल पे कि अगर खान साहब ने उनको कर दिया है अचकज़ई साहब को, तो वो खान साहब का ही फैसला ही। आप कह रहे हैं कि पार्टी में इख्तिलाफ तो नहीं है, क्या मुशावरत हुई थी इस फैसले से कबल पार्टी में? देखें, मेरा ख्याल है जब खान साहब की तरफ से फैसला आता है ना, तो जो हमारी मेन कमेटी है, जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, उसके अंदर उनके सामने रखा जाता है। क्योंकि उस कमेटी में मैं तो हूँ नहीं, मैं खान साहब का तर्जमान हूँ, और तर्जमान को आपको पता है, अब मैं बात करूँगा तो लंबी हो जाएगी, क्योंकि 24 मार्च 2025 का फैसला है लार्जर बेंच का कि आप एक लिस्ट दिया करें, उसके साथ मुलाकात होगी। तो वो मुलाकात तो मेरा ख्याल है हमारी लास्ट जो मेरी मुलाकात हुई है वो 27 मार्च 2025 को हुई है, और 5 महीने से मुलाकात नहीं हो रही। कल भी हम गए तो मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा जो फैसला आता है खान साहब का, क्योंकि जो ट्रायल में वकील जाता है, जो खान साहब के फैसले आते हैं, वो कल उनके साथ अली बुखारी साहब मिले थे और उन्होंने बताया था कि ये जो बाई इलेक्शन के बारे में, क्योंकि पहले खान साहब ने कहा था कि जो लोग डी सीट हुए हैं उनकी जगह पे इलेक्शन नहीं होगा। अभी खान साहब ने कहा और हमने भी कहा कि हम बेशक इलेक्शन कमीशन का हमें पता है कि जिस तरीके से वो हमारे साथ कर रहा है, इलेक्शन कमीशन हमें जीतने तो नहीं देना, लेकिन हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनते रहेंगे, क्योंकि आवाम जानती है कि कितना जुल्म तशद्दुद हो रहा है और वो वोट डालते हैं और वोट किसी और का निकलता है। तो खान साहब ने वो भी कहा कि आप कोर कमेटी में भी और पॉलिटिकल कमेटी में डिसाइड करें कि आपने बाई इलेक्शन में किस तरीके से जाना है। तो वो भी कल खान साहब ने कह दिया, और ये भी उन्हें बिल्कुल खान साहब ने कहा होगा, और खान साहब का फैसला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी में कर रख दिया गया। तो नियाज़ी साहब, ये जो फैसला है खान साहब का, ये पार्टी नज़रियात से हम आहंग नज़र आता है आपको? देखें, मेरा ख्याल है कि एक बात है कि हमेशा जो अचकज़ई साहब का पास्ट देखे ना, हमारी पार्टी का मंशूर क्या है शाह साहब, मेन चीज़ है, अगर 96 से एक आदमी चल रहा है, ठीक है, लोग आते हैं, गलत भी आ जाते हैं, पार्टियों में चले भी जाते हैं, मेन है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। और मेरा ख्याल है इस सिस्टम के ख़िलाफ़ ही जो हमने स्लोगन दिया, उस सिस्टम की वजह, सिस्टम के ख़िलाफ़ ही लोगों ने 9 फरवरी 8 फरवरी को वोट दिया। तो मेरा ख्याल है अचकज़ई साहब भी हमेशा जब भी असम्बली में बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि हर अदारा जो उसका मैंडेट है, जो कि लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ने की हुई है, उसके मुताबिक काम करे। तो हम तो यही चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो चले लोगों के लिए, अवाम के लिए, क्योंकि अब आके इस चीज़ पे लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान की अवाम ही मेन स्टेक होल्डर है, और पाकिस्तान ही अवाम का जो वोट चुराया गया है वही अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस मांग रहे हैं, और वो आईनी उनका हक है जो कि आर्टिकल 17 उनको देता है कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उस पार्टी के ऊपर आपका एतमाद होता है, और लोगों ने 8 फरवरी को एतमाद किया, जो 9 फरवरी को रिज़ल्ट चेंज किया गया। लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन था अभी खान साहब ने, क्योंकि आपको पता है उन लोगों को तो वापस आने नहीं देना था, आपको ये भी पता है शाह साहब के 77 सीट आपकी रिज़र्व सीट भी चली गई। अभी ये कहते हैं कि जी मज़ीद आपके कितने लोग जाने, तो हमारे पास तो अपोजिशन असम्बली में आप देखें हमारे कितने लोग हैं, तो ये लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल खान का फैसला जो है वो ठीक फैसला है, और वो उसको पार्टी ने ओन कर लिया है। अच्छा नियाज़ी साहब, उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बाद अब पार्टी का अगला लाहे अमल क्या होगा, क्या हिकमत अमली, क्या तरतीब दी जा रही है? देखें, मेरा ख्याल है आज़म सवाती साहब का नाम आ गया है, अपोजिशन लीडर सेनेट का, और अचकज़ई साहब का जिया है। देखिए, हमने शाह साहब प्रोसेस से हम आउट नहीं हो सकते, हम वो लोग हैं, हमें आज भी कह रहे हैं, बल्कि आज 2 फिर जस्टिस साहबान ने, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फिर जवाब दिया है 26वीं तरमीम का। हम कहते हैं कि 26वीं तरमीम गलत है, लेकिन हम चल क्यों रहे हैं कि इस सिस्टम से हम बाहर तो नहीं जा सकते, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को ठीक करना है ना। हम कहते हैं कि हम 78 साल सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आप आने वाले दिनों में देखें भी सही, जो बात चल रही है यही चल रही है कि यार इस सिस्टम को जो है, जो सिस्टम लोगों को ये मंजूर नहीं है, ये लोगों ने सिस्टम के ख़िलाफ़ वोट दिया है।
तो अभी जो अपोजिशन लीडर हमने किए हैं सेनेट में भी, उसमें सिस्टम की वजह से कि हम सिस्टम के अंदर रहें, और हम यही कह रहे हैं बार बार कि आप चोरी शुदा मैंडेट जो है उसकी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं हम, और इस स्लोगन से हम पीछे क्यों हटे। ये बहुत बड़ा सान्य है जो 9 फरवरी को एक मैंडेट चुरा के दूसरे लोगों को दे दिया गया, आवाम का मैंडेट है। अच्छा नियाजी साहब, जो अभी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ऐवान बाला में एक बिल पास हुआ है, इंसदाद दहशतगर्दी बिल, और इसकी मुखालफत की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से वॉकआउट भी कर गए। इस बिल पर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें शाह साहब, सबसे पहली बात है क्योंकि बतौर वकील प्रोफेशनल हम कहते हैं कि कोई भी बिल हो वो फंडामेंटल राइट से मुतसादिम ना हो। आइन में कोई भी तरमीम होती है ना, 26वीं तरमीम में सबसे बड़ा नुक्स जो है, जो हम मुखालिफ हैं वकला, हम कहते हैं कि आइन की प्रीएम्बल में आइन के तहफ़्फ़ुज़ का लिखा, सारी जुर्जी अदलिया की तहफ़्फ़ुज़ का लिखा हुआ है। अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का, और बुनियादी ढांचे को अगर आप छेड़ेंगे तो तब भी आइन की वायरस चैलेंज हो सकती है। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट बनाया जाए और इसको एड्रेस किया जाए। जहाँ तक आप पीका एक्ट देख लें, हम कहते हैं कि आपकी आज़ादी छीन ली गई है, आपके मीडिया की आज़ादी छीनी गई है, वो भी आर्टिकल 19 और 19 ये क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम आइन की बात कर रहे हैं। जहाँ भी हम ये कहते हैं कि आइन कानून ये कहता है कि किसी आदमी को अरेस्ट करो तो उसको पेश करो, 48 आवर्स में आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करना है। इसके अंदर अपोजिशन ने भी लीगल क्वेश्चन उठाए हैं कि इसको जो आप लोगों को इस तरीके लेके जाएंगे ये आइन के मुतसादिम है, आइन की जो रूह है उसके मुतसादिम है। तो इसकी लेजिस्लेशन जो भी क्या देखें, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में कौन कहता है, रियासत तो पैरामाउंट है ना, रियासत को बचाना हर अदारे का काम है और पाकिस्तान की आवाम का भी काम है। और यही आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट, उस पर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन रियासत के जो इंडिविजुअल है उसका बहुत बड़ा राइट है, रियासत मेन इंडिविजुअल्स ही हैं। तो आप इंडिविजुअल किसी को भी अगर किसी ने जुर्म भी किया है उसको कानून के सामने तो पेश करना है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम देखेंगे, क्योंकि ड्राफ्ट मैंने अभी नहीं देखा उसका। नियाजी साहब, इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल का सामना है, दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि ये बिल ज़रूरी था, जो कि इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ है और ये कुछ अरसे के लिए 3 साल के लिए? कह दिया है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्टेट एंटी स्टेट एक्टिविटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आया किसी आदमी को, उसमें चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम गलत है तो उसका रिमांड जाके पेश किया जाता है कि वो कम अज़ कम डिफेंड तो कर सके, इस तरह की चीज़ें। बाकी ये इस चीज़ का मैं नहीं कह रहा कि अगर कोई कानून गलत है या ठीक है और स्टेट एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मैंने कहा है ना कि इसके अंदर जो अभी मेरे साथ वो मेरा ख्याल शैला रज़ा साहिब पिछले प्रोग्राम में बैठी थी, कहती कि उसमें नहीं था, अब इसमें हमने ठोस बना दिया है। उन्होंने ये बात की थी, अब मैंने नहीं पढ़ा, कि उसके ख़िलाफ़ ठोस पहले एविडेंस होगी, पहले तो वैसे था। वो कहती है कि हमने इस तरह बनाया कि उस आदमी के ख़िलाफ़ जिसको उठाया जाए उसके ख़िलाफ़ ठोस एविडेंस होगी तो फिर होगा। तो ये देखते हैं, अगर ये ऐसा हुआ तो लोग कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे, वेरीज उसकी वेरीज को चैलेंज कर देंगे। लेकिन अगर उसको ठोस तरीके से बनाया है कि उसके खिलाफ कंक्रीट एविडेंस हो, कोई इन्वेस्टिगेट करके, तो फिर ठीक भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा नियाजी साहब, आखिर में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने आज खैबर पख्तूनख्वा के जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहाँ उनका दौरा किया है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चेक्स भी तकसीम किए गए हैं। आप क्या समझते हैं, मिलकर इस सूरत हाल से निपटा जा सकता है? देखें, ये तो शाह साहब आप जहाँ बैठे हैं सिंध की सूरत हाल हो, मैं तो किसी प्रोग्राम में भी ये नहीं कहता, इन्होंने तो हर किस चीज़ को ना पोलिटिसाइज़ किया है। देखें, स्टेट कोई सिर्फ इस्लामाबाद तो नहीं है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ये हमारे सूबे हैं, ये पूरा पाकिस्तान है, जहाँ भी हमारी लोग जाते हैं। बल्कि उसने भी खुशाइंद कहा है, गंडापुर ने भी जब स्टेटमेंट पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने दी और वज़ीर आज़म ने, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा कि रिहेबिलिटेशन के लिए कोई कंपनसेशन नहीं आई उस टाइम तक। उसने कहा कि मेरे पास जितने वसाइल हैं वो मैं बरूए कार लाऊंगा। तो ये कौन कहता है? उन्होंने दौरा किया है, आर्मी चीफ ने किया है, और आर्मी तो खैर आप देखें, आपके सिंध में साल पहले था तो सारा जाके आर्मी ने किया, बल्कि आर्मी के CSD से सारी पैकेज वहाँ, इनके पास तो फूड ही नहीं थी, ये 35 साल से हुकूमत तो कर रहे हैं,
वो तो हर जगह पे पहुँचते हैं, उनके हेलीकॉप्टर, वो क्योंकि अदारा है एक मुनज़्ज़म, वो हर जगह पे पहुँचते हैं, इमदाद भी देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे मैं नेगेटिव नहीं करूँगा कि अगर कोई जाके पाकिस्तानी, चाहे मैं सिंध में जाऊँ चाहे KPK में जाऊँ, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, जो भी गया अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान की आवाम है, लोग जिस तरीके से बेबस हैं, लोगों का रेस्क्यू पहले 2-3 दिन होता रहा, अब रिहेबिलिटेशन का टाइम आया है और ये हमने करना है। लेकिन इनसे हमने सीखना भी है, गुड गवर्नेंस के अपने अदारे जो हैं ख़ासकर उनके अंदर जितनी करप्शन है। 2005 में ज़लज़ला आया, उसके बाद भी हम नहीं सीखे। अभी देखो पंजाब में भी ख़तरात हैं, ये जो क्लाउड बस वाली बात है, ये तो अब पंजाब में भी कह रहे हैं, जहाँ भी होगा। तो ये तो पाकिस्तान हमारा है शाह साहब, हमने सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, सारे अदारों को, बल्कि इवन देन जमात इस्लामी सबसे पहले पहुँची है। वो एक मुनज़्ज़म जमात है, उनकी एक सबसे रिहेबिलिटेशन का जो था, सारी उनकी जो कंपनसेशन थी, जो फूड का था, वो सबसे पहले पहुँचे। तो इन एक्ट को कोई नहीं कहता कि ये एक्ट जो हुआ है इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। सब ने मिलकर ही इस सूरत हाल से निपटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी आज यही कहा गया। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ कराची में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थीं और मुख्तलिफ इलाकों में तो पानी घरों में दाखिल भी हो गया, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाजरीन, कराची एक बड़ा शहर है, उसके मसाइल भी बड़े हैं, लेकिन ये हल तलब ज़रूर हैं और सवाल ये पैदा होता है कि निकासी आब की वजह क्या है, निकासी आब क्यों नहीं हो पाता और अर्बन फ्लडिंग का क्यों सामना करना पड़ता है हर बारिश में। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कराची में ये सूरत हाल सामने आई है। इसी हवाले से नाज़रीन हम बात करेंगे। साथ मौजूद हैं अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद साहब। तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तौहीद साहब, तकरीबन हर साल हम देखते हैं जब भी ज़्यादा बारिशें होती हैं कराची में इस तरह सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, शहर कराची में अगर हम शहरी सैलाब की बात करें तो सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जो पानी के रास्ते हैं, यानी जिन्हें बरसाती नाले कहा जाता है, जो कमोबेश जो है वो के 42 के करीब है, तो उनके रास्तों पर जो है मुख्तलिफ तरह की तामीरात हैं। तो उन तामीरात के होने की वजह से जो है वो पानी जो है वो समंदर तक नहीं पहुंच पाता। इसी तरीके से दूसरी बुनियादी बड़ी वजह यह है कि नालों का जो इखराज है वो छोटा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आउटफॉल जो है प्रॉपर नहीं हो पाता। पीछे से पानी का प्रेशर ज्यादा होता है और जब वो आउटफॉल की तरफ जाते हैं वहां पर जो है वो जो नालों की चौड़ाई है वो काफी कम हो जाती है। ये दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। तीसरी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी इंजीनियरिंग बेहतर नहीं है और रोड की कनेक्टिविटी और रोड का स्लोप जो है वो आपके सेवियर के साथ नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। तौहीद साहब, जो कराची का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है ताकि इस तरह की सूरत हाल का मुस्तकबिल में दोबारा सामना ना करना पड़े? देखिए, पहली बात यह है कि नालों का जो इखराज है, जहाँ से ये नालों का बरसाती पानी जो है ये समंदर का हिस्सा बनता है, उनको चौड़ा किया जाए। वहां पे चौड़ाई बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि वो इलाके जो डिप्रेशन एरियाज है, जहां पर जो सतह जमीन है वो नीचे है और सड़कें ऊंची हैं, वहां के लिए बेहतर निजाम जो है वो बनाने की जरूरत है। तीसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि रोड्स की कनेक्टिविटी और उसका स्लोप जो है वो सीवर के साथ हो और सड़कों पर पानी जो है वो रुके ही ना। तो ये तीन बुनियादी चीजें हैं जिनको करना बहुत जरूरी है, तो हम शहर में जो भी हम मसाइल से चार जो सूरत हाल रही उसमें बेहतरी आ सकती है। चौथा बेहतरीन काम ये हो सकता है कि हम इस बारिश के पानी को जमा करने का कोई तरीका क्यों नहीं सोच रहे। हम क्यों नहीं सोच रहे कि इस बारिश के पानी से जो है जो ग्राउंड वाटर एक्वाफर है उनको रिचार्ज किया जा सके। हम सिर्फ ये क्यों सोच रहे हैं कि इस पानी को किसी तरह इखराज करके समंदर का हिस्सा बना दिया जाए। तो तौहीद साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे नालों पर आपने बताया कि कब्जे हुए हुए हैं, उसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना है, ड्रेनेज उस तरह नहीं हो पाती, तो इस तमाम तर सूरत हाल को अब इतने गुंजान आबाद शहर के अंदर किस तरह जो है वो बेहतर किया जा सकता है? आपको लगता है कि ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, सरकार हमारे सामने है, बहुत सारी मिसालें। सरकार जो चाहती है वो कर सकती है। इदारे जब अपनी रिट कायम करने की बात करते हैं तो कभी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ लेकर जो है वो हजारों घरों को जब मिसमार कर सकते हैं, तो ये तामीरात जिसमें चाहे कोई हॉस्पिटल हो नाले पर, चाहे कोई किसी का जनरेटर रखा हो नाले पर, चाहे जो है वो कोई और इदारा जो है वो नाले पर बना हो, तो उसको, या कोई पेट्रोल पंप हो, उसको क्यों नहीं खत्म किया जा सकता?
अच्छा मोहम्मद तौहीद साहब, आवाम का कितना अहम किरदार हो सकता है सूरत हाल को बेहतर करने में, क्योंकि हम देखते हैं कि आवाम की जानिब से भी जो है वो कदम उठाने की ज़रूरत है। आवाम की जानिब से जो है वो ऐसी जगहों पर जो है वो तामीरात की जाती हैं जहाँ से पानी की गुजरगाह होती है, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर वहाँ पर पानी रुकता है। देखिए, अवाम की तरफ से तामीरात का मसला तो एक सानवी है। मैं अगर एक प्राइमरी इशू की बात करूं कि शहर कराची का तकरीबन 40% जो कचरा है, एक एस्टिमेशन है कि वो इन नालों का हिस्सा बनता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो अपने कचरे को संभालने का और तल्फ करने का बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कचरा आगे जाकर जो है वो कलवर्ट के साथ जाकर पानी के बहाव को रोकता है, और उसके बाद जो है वो फिर अर्बन फ्लडिंग वाला सिनेरियो जो है वो डेवलप होता है। तो आवाम की जिम्मेदारी है कि अपने कचरे को जो है वो सही तरीके से कचरा कुंडी तक पहुंचाएं, और जो भी इदारे कचरे को तल्फ करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज कंपनी हो, चाहे वो आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो, या कोई भी इदारा हो, क्योंकि केएमसी के पास तो अभी जिम्मेदारी नहीं कि वो कचरा उठाए। यानी ताज्जुब की बात है, शहर कराची में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ये जिम्मेदारी ही नहीं कि कचरा उठाए, जबकि हम चाइनीज को बुलाकर कह रहे हैं कि आप हमारा कचरा उठाइए। सूरत हाल बहुत खतरनाक है और हमें इसको संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अंदाजा करें ना कि इस शहर का 40% कचरा अगर इन नालों का हिस्सा बनता है तो और नालों की सफाई होती नहीं। तीसरी बुनियादी अहम बात यह है कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम ही नहीं करते। यानी नालों की सफाई उस वक्त शुरू की जाती है जब मॉनसून अलर्ट आ जाती है, जब जो है वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है तौहीद साहब अलर्ट सामने भी आते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो हम देखते हैं कि नालों की सफाई नहीं हो पाती हमारे की तरफ से। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यानी कि ये कहा जाता है कि जी जैसे पिछले दिनों मुझे सुनने को मिला जून जुलाई में कि जी सितंबर तक हम नालों की सफाई कर लेंगे। तो जनाब मामला ये है कि बारिशें अगस्त में होनी है, आप सितंबर में नालों की सफाई करके क्या करेंगे फिर? शहर की सूरत हाल तो यही होनी है सब जो है। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, देखिए हुआ ये मामला कि 28 अगस्त 2020 को ये शहर डूबा था मुकम्मल तौर पर, इसी तरह जिस तरह कल वाली सिचुएशन। दरमियान में जो साल गुजरे ना, उसमें पूरे शहर को यकसा तौर पर बारिश मिली ही नहीं। असल में बारिश किस तरह होती थी कि सरजारी में बारिश हो रही है तो सदर में नहीं है, सदर में हो रही है तो मलीर में नहीं है, मलीर में हो रही है तो बहरिया टाउन में नहीं है। इस तरह बारिश होती है। ये यकसा बारिश जैसे ही मिली, शहर का निजाम जो है कोलैप्स कर गया। अच्छा तौहीद साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं नालों में कचरा फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मुतासिर होता है। अगर नालों को कवर कर दिया जाए, हमने मुख्तलिफ इलाकों में देखा है शहर के कि नालों को कवर भी कर दिया गया है, क्या ये सही हिकमत अमली है? देखिए, नालों को जो बहुत चौड़े नाले होते हैं उनको कवर नहीं किया जाता, ठीक है ना। जो छोटे नाले होते हैं उनको कवर किया जाता है। उनको कवर करने का भी एक तरीका है कि स्लेब इस तरह लगाएंगे कि एवरी 5th स्लेब जो है वो कुड बी मूवेबल, और वहां से जो है वो उसको एक्सेस मिल सके और सफाई सुथराई हो सके, ठीक है ना। हमारे यहाँ समझा कवर करने को इस तरह समझा जाता है कि उसको मुकम्मल तौर पर सीमेंट के साथ पैक कर दिया जाए कि अब ये कभी भी नहीं खुलेंगे। तो वो क्या होते हैं, वो एक्सप्लोजिव जो है वो एक्सप्लोजन का बाइस बनते हैं। हमने अक्सर जगहों पर देखा कि नालों के ऊपर तामीरात थी और नाले जो है सालों से बंद थे, और वहां पे जो एक्सप्लोजन हो गया और मुख्तलिफ तरह के मसाइल हुए, क्योंकि उसमें जो है वो मुख्तलिफ तरह की गैसेज जो है वो बन रही होती है मुस्तकिल। तो अब अगर बंद करना है तो किसको बंद करना है, यानी किन नालों को कवर करना है, कितनी विड्थ वालों को, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है ना। उसमें से कितने स्लेब के बाद एक स्लेब जो है मूवेबल होगा, उस वहां से एक्सेस मिल सकेगा नहीं मिल सकेगा, नहीं बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। तो ये कोई इस तरह नहीं है कि बिल्कुल जनाब आप सबको कवर कर दें तो सारा मसला हो जाएगा, नहीं, ये भी नहीं है। असल में मसला ये है कि जो पब्लिक बिहेवियर है उसको तब्दील करने की जरूरत है। लोगों में ये शऊर और आगाही पैदा करने की जरूरत है कि नालों में कचरा डालना जो है वो लोगों के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि जब अर्बन फ्लडिंग होती है तो लोगों के घर ज़ेरे आब आते हैं, लोगों का सामान तबाह होता है, लोगों की सेविंग जाती है। तो ये वाले मसले जो है इनको देखना बहुत जरूरी है। मोहम्मद तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, कराची के मसाइल जिस तरह कराची शहर बड़ा है उतने ही बड़े भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। अगर मॉडर्न सोल्यूशंस को अपनाया जाए तो यकीनी तौर पर ये मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।